हाय फ्रेंड्स, मैं शिवजी जायसवाल अपने बेसिक इंग्लिश पार्ट 4 के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पिछला जो वीडियो पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया और फिर बताया कि ये वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो वर्ब होता है वो दो पार्ट का बना होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के पार्ट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपको ना समझ में आया और फिर से रिपीट कर सकते हैं आप उसको। इसके बाद ही मैं सलाह दूंगा कि आप मेरा अगला वीडियो देखें जो कि नॉन फाइनाइट्स पर है। और नॉन फाइनाइट को मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर और जेंडर के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली इन्फिनिटिव के लिए। इन्फिनिटिव क्या है मैंने पहले बताया आपको कि क्या है। इन्फिनिटिव जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर हम इसकी डिफिनीशन पर जाएं तो हम कहेंगे कि इन्फिनिटिव जो है, द इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ ए वर्ब often preceded by to। मतलब जब किसी क्रिया के पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा जो वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है इन्फिनिटिव। किसी भी वर्ब को अगर हमें इन्फिनिटिव बनाना है इसका मतलब उसका हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उससे पहले हमको कुछ नहीं करना है, केवल टू को उसके आगे ऐड कर देना है। जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देखिए, द इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ ए वर्ब, यानी ये भी वर्ब ही है लेकिन उसमें क्या कर दिया जाता है, प्रायः उसके पहले टू को हम ऐड कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ डू आपका क्रिया है, अगर इसको हमको इन्फिनिटिव बनाना सिंपली क्या करना, हमको यार इसमें टू ऐड कर देना है डू, यानी ऐसे कह सकते हो टू प्लस डू का तो हो गया। या जैसे दूसरी क्रिया मैं लूँ राइट, कहा जाए यार इसको इन्फिनिटिव बनाओ तो कुछ नहीं करना, टू उसके आगे ऐड करना, टू प्लस राइट, ये हो गया आपका टू राइट, यानी ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। जो साधारण सा नियम है यही है, क्या, द इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ ए वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय टू। तो इस तरीके से हम इन्फिनिटिव को बना सकते हैं। अब दूसरी बात आती है यार यूज कहाँ होता है। तो आप याद रखिएगा, मैंने कहा था आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है अगर उसमें एक से अधिक क्रिया आ जाएगी तो जो पहली मेन क्रिया होगी वो तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो दूसरी क्रिया को आपको क्या करना है, एक वाक्य में एक ही क्रिया हो सकती है, अगर उस वाक्य में दूसरी क्रिया रखनी है तो आपको इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा, या जीरेंड बनाते हैं या पार्टिसिपल बनाते हैं, वो डिपेंड करता है उस वाक्य पर। तो हम यहाँ पर चूंकि पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव के बारे में, इसलिए हम जो भी वाक्य बनाएंगे वह इन्फिनिटिव से ही रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आ जाती हैं तो हम एक क्रिया को फाइनाइट में रखते हैं, शेष क्रिया को हम क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट बनाएंगे, और नॉन फाइनाइट में हम क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। अब हम वाक्य में देखते हैं इन्फिनिटिव में बनाएंगे तो रखेंगे कहाँ, ये भी तो बात होती है। तो सबसे पहला काम आप देखिए सेंटेंस में, जैसे मैं कहूँ टू आर इज ह्यूमन, टू आर इज ह्यूमन, तो इस सेंटेंस में देखो आपका इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट आया। दूसरा अगर मैं सेंटेंस लिखूं बर्ड्स लव टू फ्लाई, तो यहां पर देखो भाई मैंने कहा जिस क्रिया में टू लगा होगा वही हमारा इन्फिनिटिव होगा। तो वाक्य नंबर 1 में देखें
तो यहाँ पर इन्फिनिटिव वाक्य के प्रारंभ में आया है। वाक्य 2 में देखें, इन्फिनिटिव हमारा वाक्य के अंत में आया है। इस तरीके से हमको जहाँ भी क्रिया के में टू लगा हुआ ऐड हुआ दिख जाएगा, हम तुरंत रीड कर लेंगे, उज्माइन करेंगे कि यही हमारा इन्फिनिटिव है, और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इन्फिनिटिव यही है और कहाँ पर यूज हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव में मैंने कहा आपको टू लगाते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी आती हैं जिनमें इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का यूज ही नहीं होता। यानी मैं एक तरफ तो कह रहा हूं कि यार इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगाओ, और फिर मैं आपको कुछ ऐसी क्रिया बताने जा रहा हूं जिसमें इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का यूज ही नहीं होता, लेकिन वो स्पेशल है। ऐसी क्रियाएं बस उंगलियों पे आप गिन सकते हो, 5 6 ऐसे 7 होंगी मैक्सिमम। तो हम उन क्रियाओं को बता दें कि जिनके पश्चात आप इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं आपकी हैं लेट, मेक, सी, हियर और है बिड। इन क्रियाओं के पश्चात टू नहीं आता है। और 2 क्रियाएं आपकी और आएंगी, एक है आपका नीड और दूसरा है डेयर। तो इनके पश्चात आने वाला जो इन्फिनिटिव आता है उससे पहले टू नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहूं आई मेड हिम बीप। अब इस सेंटेंस में देखो होना क्या चाहिए था, इसको आई मेड हिम टू बीप। क्यों? क्योंकि ये क्रिया आप यूज कर चुके हैं, ये देखो। और दूसरी हमारी क्रिया हो रही है बीप, इसके पहले टू आना चाहिए था, लेकिन हमने यहां पर यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यार मेक जो है, मेक का सेकंड फॉर्म ही तो मेड है। इसका मतलब हुआ मेक के साथ मैंने ऊपर लिखा है, टू नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर मैं दूसरा यही कर दूं, जैसे कह दूं मैं आई वेंट टू लखनऊ टू सी माई ब्रदर, तो इस सेंटेंस में आप देखो मैंने इन्फिनिटिव टू का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहां तो भाई आपकी हमारी मेन क्रिया क्या है, वेंट है। ऐसा नहीं है कि यहां मेक आया तो हम, अगर मेक यहां पर होता तो यहां पे हम टू का यूज ना करता, लेकिन यहां पे दूसरी क्रिया आएगी तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए आपको टू का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अन्य क्रियाओं की। जैसे आपका दूसरा एक वाक्य ले लेता हूं, जैसे आई लेट हिम गो या लेट हिम गो, लेट हिम गो। अब इस सेंटेंस में आप देखो लेट क्रिया आई हुई है और इसके साथ यहां देखो दूसरी क्रिया फिर आ रही है, तो यहां पे टू होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लेट क्रिया के पश्चात टू का यूज नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, और भी शब्द हैं जिनके पश्चात, और भी क्रियाएं जिनके पश्चात आप टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका है हैड बेटर, हैड रादर, सूनर देन, रादर देन। इन शब्दों के पश्चात भी आप क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। अब हैड बेटर मैंने पहले बता दिया आपको, यू हैड बेटर आस्क परमिशन। अब इस सेंटेंस में देखो आपका ये आस्क आया, यहां पे टू होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया जी हैड बेटर आया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई हैड रादर प्ले देन वर्क। इस सेंटेंस में भी आपका इन्फिनिटिव नहीं आया। या मैं तीसरा वाक्य देखिए, आई वुड रादर डाई देन सफर। इन
सेंटेंसेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर वुड रादर, हैड बेटर के पश्चात जो भी हमने क्रियाएं लिखा हुआ इन तीनों का, आप देखोगे यहाँ टू नहीं आया है। इसका मतलब यही हुआ कि इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का यूज तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसे शब्द होते हैं जिनके पश्चात हमको इन्फिनिटिव बनाने के लिए किसी क्रिया से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगला जो हमको पढ़ना है, इन्फिनिटिव बनाना तो हम सीख लिए, इसके बाद इन्फिनिटिव का हम किसी वाक्य में कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। यानी हमारा अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो होगा यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो इन्फिनिटिव का पहला प्रयोग हो सकता है एज द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट तो आप जानते हो किसी वाक्य के प्रारंभ में ही आएगा। प्रायः ऐसा ही होता है कि हम किसी भी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो किसी असर्टिव सेंटेंस में, तो जैसे मैं लिखूं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब यहां पर देखो आपका इन्फिनिटिव कहाँ आया हुआ है, क्रिया से पहले, और क्रिया से पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। इस कारण से अब हम इसको क्या कहेंगे कि इन्फिनिटिव का यूज कैसे हुआ है, एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूं एज द ऑब्जेक्ट, तो इसमें कहाँ आएगा, क्रिया के बाद आएगा स्वाभाविक रूप से। जैसे मैं कहूं ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। अब इस सेंटेंस में देखो आपका इन्फिनिटिव कहाँ आया, ये क्रिया है, क्रिया के बाद आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जब हम किसी इन्फिनिटिव का प्रयोग क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद करते हैं तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। तीसरा जो पॉइंट है एज कॉम्प्लीमेंट। इसका सेंटेंस अगर हम देखें, ही हैड नो चॉइस, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में वर्ब टू भी आएगा, इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। हम एक आपको वीडियो बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर, क्योंकि आप देखो मैं वही बोला कि क्रिया के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर वर्ब टू भी आ जाएगा यानी इज एम आर वाज वेयर मेन क्रिया के रूप में आ जाएंगे तो उसके बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द ही कॉम्प्लीमेंट होता है। इसलिए यहां पर आपका टू सिंग हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहां पर टू सिंग है यानी इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का यूज कैसे हो गया, एज ए कॉम्प्लीमेंट। अगला हमारा आएगा एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। इसका सेंटेंस अगर हम देखें, ही हैड नो चॉइस, बट टू ओबे। तो यार हमने हमेशा आपको कहा है कि जब कोई शब्द प्रीपोजिशन के बाद यहां पर कहां आया है, प्रीपोजिशन के बाद, तो जैसे कि हमारा टाइटल है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी जब इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन के बाद यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग प्रीपोजिशन बट के बाद हुआ है, इसलिए क्या हो गया ये, या एक्सेप्ट भी आप कर सकते हो बट के स्थान पर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। अब इसके बाद एक टॉपिक आपका और आता है एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आपका क्या होगा कि यह किसका, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैं कहूं आई सा हिम
गो। अब इस सेंटेंस में देखो ध्यान दीजिएगा, ये इन्फिनिटिव है जबकि यहाँ टू नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सी का सेकंड फॉर्म आया हुआ सा। मैंने आपको पीछे रिसेंट मुश्किल से 5 मिनट पहले बताया था कि आपकी सी जहाँ क्रिया होती है उसके बाद इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का यूज नहीं होता है, इसीलिए सी का सेकंड फॉर्म सा है, तो यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ है। इस तरीके से ये हो गया। एक बात और आप जान लीजिए कि एक शब्द आपने सुना होगा जीरेंडियल इन्फिनिटिव। जब कोई इन्फिनिटिव पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है तो उस इन्फिनिटिव को हम जीरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।